अभी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नमस्ते, मैं राशिद। टीवी स्क्रीन पर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। सरकार की बात जब कहनी होती है बहुत सीधी तरीके से कहते हैं, तथ्यों के साथ में बातचीत करते हैं, लाग लपेट की कोई बात नहीं करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने फैक्ट के साथ में बहुत मजबूत रहते हैं और अगर विपक्ष को घेरना है तब भी सीधे तौर पर घेरते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं जो जमीन पर रह करके काम करते हैं, जमीन के बारे में जानते हैं। किसान से लेकर के राजनीति तक, सीए से लेकर के एनआरसी तक, हर एक मुद्दे पर मैं उनके साथ में बातचीत करूंगा। सुधांशु जी, सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे वक्त में मैं आपसे बात कर रहा हूं जबकि देश ही नहीं पूरी दुनिया नए साल को लेकर के खैर मकदम कर रही है, नए साल का स्वागत कर रही है। तो ऐसे में जो गुजरने वाला साल या जो गुजरा हुआ साल 2020 है, इसे आप राष्ट्र और राजनीति के चश्मे से किस तरह से देखते हैं? देखिए, गुजरा हुआ वर्ष बहुत चुनौतियों का था। मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती, ये इको हो रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा, कोरोना महामारी के रूप में। आज तक कभी ऐसा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि 230 देश किसी एक ही समस्या से एक साथ जूझे। फिर आपने देखा कि चाहे इस वर्ष की शुरुआत सीए एनआरसी के आंदोलन को लेकर हुई, बीच में हमने चीन की आक्रामकता भी देखी, अब अंतिम दिनों में हम किसान आंदोलन भी देख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं ये एक बहुत मधुर स्मृतियों वाला वर्ष नहीं था, यह समस्याओं वाला वर्ष था। हाँ, एक आध दो सिल्वर लाइनिंग भी बीच में थी, जैसे श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। एक दो ऐसे सकारात्मक पक्ष भी थे जो इतिहास में एक पॉजिटिव ढंग से दर्ज होंगे। और ज्यादातर घटनाएं ऐसी थी जिनके इतिहास में बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखेंगे। सुधांशु जी, अब मैं आता हूं एक एक इशू पर और आपके साथ में एक एक इशूज पर मैं बातचीत करना चाह रहा था। सबसे ताजा है किसान आंदोलन। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। किसानों का यह कहना है कि कानून को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार का यह कहना है रिपील करना नहीं, संशोधन चाहे जितने करा लें, किसानों के हित में हमने काम किया है, किसानों के हित में फैसले हम करेंगे। और किसानों के लिए दिल धड़का करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह बात कह दी है। आपको लगता है आंदोलन का पटाक्षेप होगा? क्या आपको लगता है कि आंदोलन के पीछे कुछ षड्यंत्रकारी भी हैं? क्या आपको लगता है कि किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है? और अगर कानून बनाते हुए किसानों को साथ में, स्टेक होल्डर्स को साथ में नहीं लिया गया, तो क्या ये आरोप विपक्ष का जायज है? देखिए, किसानों के संदर्भ में सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी संवेदना के साथ, सक्रियता के साथ, खुले दिल से बात कर रही। परंतु राशिद जी, एक देखिए बात ये भी समझनी होगी, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या मंदिर वहीं बनाएंगे। ये एक विधेयक, बिल का मामला है। बिल में कानूनन बात होनी चाहिए कि अमुक बिंदु पर हमें आपत्ति है, यह चीज हमें सही नहीं लग रही है, इसको ठीक कर दीजिए। तो इस बिंदु पर सरकार बिंदुवार बात करने को तैयार है। कृषि मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी, आज रक्षा मंत्री जी ने, आपने देखा कि खुले दिल से कहा है कि आप बाकायदा बताइए, हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करने को तैयार हैं। अब बिंदुवार बात न करके यदि यह बात हो कि नहीं साहब इसको बिल्कुल हटा दीजिए, तो यह थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, देखिए 40-42 किसान संगठन है इसमें, परंतु आज तक जितने भी बड़े किसान आंदोलन हुए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन 1988, उससे पहले चौधरी देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी, एक जमाने में सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, एक महाराष्ट्र में शरद जोशी जी ने, हमेशा कोई ना कोई एक नेता होता था जिससे आप बात करके रास्ता निकाल सकते हैं। अब यहां समस्या यह कि उन्होंने कहा सबसे बात करो, सरकार ने सबसे बात किया। परंतु मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक भी ऐसी किसान यूनियन बताइए जिसका कोई अध्यक्ष ही ना हो, जो ये कहती हो जी हमारे अगर 20,000 सदस्य हैं तो सभी 20,000 बात करेंगे। ऐसा व्यवहारिक दृष्टि से नहीं होता। जैसे आप एंकर हैं तो आपकी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है पीछे, परंतु आप बात कर रहे हैं ना, और जो आपने बोला वही इंडिया टीवी का आधिकारिक वक्तव्य माना जाएगा। तो यहां पर ये भी समस्या है। तो यहां पर मैं दो बात कहना चाहूंगा कि या तो कोई ऐसा है शक्ति जो चाहती नहीं कि कोई एक व्यक्ति नेतृत्व करके आए ताकि समाधान का रास्ता निकल सके, अथवा जो आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के प्रति अविश्वास है, इसे अन्यथा न लिया जाए, परंतु यह भी हो सकता है कि अविश्वास आपस में ज्यादा हो, इसलिए नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं समाधान निकलने में बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां। लेकिन क्या होता है ना सुधांशु जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मोदी सरकार के संकल्प में कोई कमी नहीं है। किसानों को लेकर के वाकई में काम किया गया है, किसान सम्मान निधि के तौर पर काम किया गया है,
उज्ज्वला योजना के तौर पर काम किया गया है या फिर ग्रामीण इलाकों में काम किया गया है, किसानों के लिए काम किया गया है। अलग अलग बजट के प्रावधान भी ये बताते हैं, अलग अलग वक्त पर लिए गए फैसले भी बताते हैं। लेकिन मैं सिर्फ विपक्ष की बात नहीं करूंगा। किसान ये कहते हैं कि हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। किसान ये कहते हैं कि कभी खालिस्तानी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कभी वामपंथी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कभी शर्जील इमाम के सपोर्टर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम तो वो हैं जो 2 जून की रोटी नहीं बना पाता। हम वो हैं जिसके खाते में औसत 6,427 रुपए हर महीने के आते हैं। हम तो वो हैं। देखिए, जो आपने बात कही, मोदी सरकार ने क्या किया आप समझिए। विगत सरकार ने यह कहा था कि हमने किसानों के लिए सबसे बड़ा काम किया। यूपी ने क्या कहा, 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ। और किसान सम्मान निधि के माध्यम से मोदी सरकार प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दे रही है। हाँ। और वो भी रेगुलर इंटरवल पे, ताकि उसका सही उपयोग हो सके। आप दूसरी बात देख लीजिए, उस जमाने में एमएसपी पर, जिसको आज सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, 3,14,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। अभी तक मोदी सरकार 8 साल में 8 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी कर चुकी, यानी उसके 2.5 गुने से अधिक। एमएसपी अभी सितंबर में बढ़ाया गया है। अब एक और बात आप समझिए, सिर्फ किसान के लिए आप पैसा दे दें और एमएसपी बढ़ा दें, उससे काम नहीं चलता। नीम कोटेड यूरिया लाए। अब आपने कभी नहीं सुना होगा पिछले 6 सालों में कि यूरिया के लेके बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कुछ नहीं। गांव में बिजली पानी सड़क भी तो चाहिए, हर गांव में बिजली पहुंचाई। हर गांव में स्वच्छता भी तो चाहिए, उसका भी तो किसान को ही लाभ मिलेगा। हर गांव में शौचालय पहुंचाया, गांवों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाई। मतलब किसान के जीवन को सांगोपांग रूप में बढ़ाने का एक प्रयास किया है। तो यहां तक मोदी जी की विचार की बात है, इस विषय में पूरी तरह से। हाँ, जो आपने आरोप की बात कही, फिर मैं विनम्रता से कहूंगा कि आपने आज तक कोई ऐसा किसान आंदोलन आपकी स्मृति में याद है जिसमें कनाडा और स्पेन से वक्तव्य आते हो, अथवा भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच हो रहा है सिडनी में और वहां के ऊपर पोस्टर लहराए जा रहे हैं? ये अपने आप में, मेरा मानना है, किसान बहुत समझदार है। हाँ। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जब किसान की फसल लहलहाती हुई खेत में खड़ी होती है, मैं कैविएट के साथ बोल रहा हूं, इसको शब्दशः न ले, उदाहरण के साथ में, तो बहुत से आवारा पशु इधर उधर से झूमते हुए गुजरते हैं और खेत में घुसकर उसे चरने का प्रयास करते हैं। और मुस्तैद किसान लाठी लेके एकदम तैयार रहता है, लाठी डंडा लेके, और उन्हें खदेड़ के बाहर कर देता है। तो बस किसान को समझना चाहिए, उनकी लहलहाती फसल को ललचाई नजरों से देखने वाले बहुत से लोग हैं, और परंतु मुझे विश्वास है किसान मुस्तैदी के साथ उन्हें खदेड़ने में सफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतना कर्णप्रिय बोलते हैं, आपके पास इतने सुंदर शब्दकोश होते हैं। हालांकि आवारा पशु कौन है ये तो बेहतर किसान ही जानेंगे और देश को ही इसका फैसला करने देते हैं। कुछ और इश्यूज पर आते हैं सुधांशु जी। देश की शुरुआत में हमने ये देखा कि शाहीन बाग का किस तरह से आंदोलन हुआ था। देश की शुरुआत में हमने ये भी देखा कि सीए के नाम पर किस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी और मेरे चैनल का भी ये मानना है कि जो भी जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से किया गया, एकदम ठीक था। सीए में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी भी मुसलमान को लेकर के उसे असुरक्षित होने की जरूरत है देश में, यह भी हम जानते हैं। लेकिन साल का अंत होने तक जानते हैं अब क्या आरोप लगाने लगे हैं ये विपक्षी लोग। अब ये कहने लगे हैं कि धर्म के बिना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं चलती। और शुरुआत की थी सीए और एनआरसी के साथ, शुरुआत शाहीन बाग के आंदोलन वाली हुई थी और अंत आते आते हमें यह पता चल गया अलग अलग राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने लगे हैं, यूपी में, हरियाणा में और अब एमपी में भी। इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जो आपने सीए की बात कही, पहली बात मैं बिल्कुल एक फैक्ट सामने रख रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि सीए कानून में मुसलमानों को नागरिकता देने से रोका गया, ऐसा नहीं। केवल विशेष प्रावधान में यह कहा गया कि इन धर्मों को मिलेगा। अब मैं ये बात विनम्रता से पूछूं, हमारी सरकार का डाटा मत मानिएगा। यूपीए सरकार ने 2014 में यह आंकड़ा दिया कि 1,42,000 हिंदुओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सुखबीर सिंह बादल ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 62,000 सिखों ने आवेदन दिया है। जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं उनसे पूछे कितने मुसलमानों ने आवेदन दिया है, वो कुछ हजार की भी संख्या बता दें। जिन्होंने आवेदन दिया, सरकार ने गुण दोष के आधार के ऊपर उसका निर्णय लिया। लगभग 600 मुसलमानों को, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के, बाकियों के नहीं, उनको नागरिकता दी है, जिसमें वो भी बड़े मशहूर वाले हैं, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। याद करिए पाकिस्तान के बड़े फेमस अदनान सामी जी। तो मैं ये कह रहा हूं, सरकार इसमें किसी भी मामले में भेदभाव नहीं करने का प्रयास कर रही है। सरकार पूरी ईमानदारी से उसने सीए वाले मामले के ऊपर काम किया, परंतु आपने देखा
कि वहां पर भी इसी प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। और सीए आंदोलन आपको पता है देश का पहला आंदोलन था, मैं डेट के साथ बोल रहा हूं 16 दिसंबर सन 2019। कांग्रेस पार्टी ने विदेशों में भारत के दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किया। आज तक आपने सुना होगा कि विदेश के किसी दूसरे देश के दूतावासों में हम लोग प्रदर्शन करते थे क्योंकि वह हमारे देश के साथ नहीं, हम अपने देश के अंदरूनी मामले पर विदेश के दूतावास के साथ प्रदर्शन करें, यह अपने आप में बहुत दुखद। और फिर मैं एक और बात कहूंगा, देखिए राशिद, जिन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को भी भारत में शरण मिलनी चाहिए, तो मैं उनसे कहूं जब पाकिस्तान बना था तो क्या कहा था, ये परचमे हिलाल के झंडे तले दामने रहमत की सरजमी में आ जाओ। तो एक बार दिल से बोलो तो कि अब दामने रहमत की सरजमी में मुस्लिम महफूज नहीं है, तुमको मोदी जी के हिंदुस्तान में ज्यादा महफूज लग रहे हैं, हम विचार करने को तैयार हैं। सीए, एनआरसी, लव जिहाद, धर्म के नाम पर और जय श्री राम पर अगर किसी और को भी लव जिहाद पे बता। हाँ हाँ, आप बोल रहे, अच्छा बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। देखिए लव जिहाद, अब ये बताइए लव जिहाद शब्द सबसे पहले कब आया है? ये संघ भाजपा की इजाद नहीं है। ये 2005 में केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने शब्द का प्रयोग किया। केरल हाईकोर्ट में केस चला। केरल की एसटीएफ ने यह रिपोर्ट दी लगभग 5000 केसेस के स्टडी के बाद कि यह नैसर्गिक प्यार के विषय नहीं है, यह 1996 में बनी एक योजना के तहत किया जा रहा है जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट बनाने की योजना है। यह केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अब आरोप हमारे ऊपर लगा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जरा यथार्थ देखें, सत्य तथ्य देखें। हम भी बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं कि साहब किसी का किसी के साथ प्यार मोहब्बत हो, कोई समस्या की बात नहीं है, पर उसमें छल प्रपंच धोखा नहीं होना चाहिए। और हमने जो कानून बनाया है वो तो जबरन धर्मांतरण को रोकने का बनाया है, उसमें लव से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रक्रिया से जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। आपको मन में जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। और मैं तो एक और बात कह दूं, भारतीय समाज तो इतना उदार है कि जनाब लाखों हिंदू मजारों पे जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजहब बदल जाता है। हमारे यहां तो एक जहां मनो वहां चाहिए, जहां मनो वो करिए। और इतना ही नहीं, अगर लाखों हिंदू मजार पे जाता है तो मुसलमानों में भी ऐसे हुए हैं। आपने रसखान का नाम सुना होगा, सैयद इब्राहिम रसखान इतने बड़े कृष्ण भक्त के कवि थे कि उन्होंने एक छंद लिखा कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, और जो पशु हो तो बसेरो करो चरो नित नंद की धेनु मजान। मतलब मैं अगर अगला जन्म पाऊं और मनुष्य हूं, पहले मुस्लिम लोग कह रहे हैं अगला जन्म पाऊं, मनुष्य हूं तो ग्वाल बालों के बीच में जन्म पाऊं जिसमें भगवान कृष्ण खेलते थे, और जानते हैं सुधांशु जी, इसी लीग का मैं भी हूं। मेरी मां का नाम है राजेश्वरी शुक्ल। मेरे घर में मंदिर भी है और मंदिर जाने से मुझे भी कोई गुरेज नहीं है, और मैं इसीलिए सबसे पहले अपने आप को एक हिंदुस्तानी कहता हूं, और बाकी फिर आगे चल करके मेरी कोई और पहचान है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। नए साल को इंतजार है पश्चिम बंगाल के चुनाव का, जिसे लेकर के मिशन 200 आप लोगों ने तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के बाकी, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों या फिर अब जितने भी टीएमसी वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते चले आ रहे हैं, ये लोग भी साथ में हैं। सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर अगर किसी को सबसे ज्यादा आज की तारीख में मिर्ची लगती है तो वो है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने का ख्वाब किस तरीके से पूरा किया जाएगा? ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वहां पर हिंसा के नाम पर राजनीति करने वाली टीएमसी नहीं है। हिंसा के नाम पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या माना जाए कि जब अगला चैप्टर पलटेगा, पश्चिम बंगाल का अगला पन्ना पलटेगा 2021 वाला, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? मेरा मानना है जब पश्चिम बंगाल को नया वर्ष देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं उससे देखने को मिलेगा जो अपना शरीर छोड़ने से एक वर्ष पूर्व 1901 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैंने देखा है कि भारत माता दिव्य शक्ति से युक्त होकर प्राचीन आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वह समय अब 1 शताब्दी दूर है। शताब्दी पूरी हो गई है, हमें दिखेगा। जहां तक हिंसा की बात है, हमारे 200 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैं पूछना चाहता हूं, कितनों को सजा दिलवा दी? सजा छोड़िए, चार्जशीट कितनों को कर दिया? चलिए चार्जशीट छोड़िए, चार्जेस फ्रेम कितने में किए? चलिए वो छोड़िए, गिरफ्तारी कितने में की? लगभग नगण्य। गृह मंत्री अमित शाह जी बोल चुके हैं लगभग कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। और यदि उनका आरोप सत्य है कि यह भाजपा ने करवाया, कितनों को चार्जशीट करवा दिया, कितनों का एग्जीक्यूशन करवा दिया? यह पूरी तरीके से निराधार है। दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल की वह धरती जो अपने सुसंस्कृत सभ्य आचरण के लिए विश्वविख्यात है,
जिसे बंगाली भद्र लोग कहा जाता है, वो आज हत्याओं की राजनीति का केंद्र बने, इसके लिए यदि दोषी है तो वामपंथी और ममता बनर्जी। और एक और बात आप देखिए, आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में हमारी 3 सीटें और 294 की विधानसभा है, और 3 सीटों वाली पार्टी सबसे प्रमुख मानी जा रही है। मतलब खुद ममता जी कह रही हैं कि लड़ाई हमसे है। अब मेरे ख्याल से आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपकी स्मृति में कभी ऐसा नहीं होगा कि 294 में 3 सीटों वाली पार्टी को मेन अपोजिशन माना जाए, और जो अपोजिशन पार्टी है लेफ्ट और कांग्रेस, वो न 3 में न 13 में। यही दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में जनमानस में कितना भारी परिवर्तन हो रहा है, और जिसका संपूर्ण पटाक्षेप आप अगले वर्ष देखें। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग प्रदर्शन बेहतर करें। मिशन 200 आप लोग का जो है वो कामयाब कितना होता है नहीं होता है ये खबर भी मैं दूंगा। लेकिन पड़ोस के बिहार में भी चलते हैं। सुना है कि बिहार में बड़ी सियासी हलचल है और सियासी कोई भूचाल आने वाला है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जेडीयू ने सेंध मारी की, इसे लेकर के नीतीश बहुत नाराज हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नीतीश मुलाकात नहीं कर रहे हैं। आरजेडी ने एक ऑफर दे दिया है। आरजेडी ने यह कह दिया है कि आप हमारे साथ में आ जाइए, तेजस्वी को सीएम बना दीजिए, 2024 में आपको पीएम के तौर पर हम प्रोजेक्ट कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या बिहार में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल 2021 में होगी? देखिए, मैं मानता हूं कि जनता दल यू हमारा बहुत पुराना सहयोगी है। 1995 से बीच में 2 वर्ष का कालखंड छोड़ दिया जाए, और नीतीश कुमार जी एक बहुत सुलझे हुए नेता है जी, और मुझे लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए नेता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी 1-2 विषयों पे मतभेद होता है तो कई बार ऐसे अवसर आ चुके हैं, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और मेरे विचार से सुशासन बाबू की छवि रखने वाले नीतीश कुमार जी, जो परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार से पूर्णतः अलग हैं, वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिक राजनीति में आकंठ डूबी हुई आरजेडी के साथ मेरे विचार से किसी भी प्रकार का संयोग बनने का सवाल ही नहीं। सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, चूंकि देश को आने वाले वक्त में जरूरत है, आने वाले साल में जरूरत है कि कैसे देश कोरोना फ्री हो जाए, वैक्सीन जितनी कारगर रहे। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ प्रभु श्री राम की बात मैं जरूर करूंगा। राम मंदिर की चूंकि नींव रखी गई, हम सभी उसके साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अयोध्या पहुंचे और उन्होंने दिव्य दर्शन किए रामलला के, हम इसके भी साक्षी बने। लेकिन देश एक और सवाल कर रहा है कि राम मंदिर जैसे कई सवाल मथुरा में भी खड़े होने लगे हैं। राम मंदिर जैसे कई सवाल बनारस में यानी वाराणसी में भी खड़े होने लगे हैं। ज्ञानवापी से लेकर के ईदगाह तक जो इतने सवाल हैं, क्या इसमें पार्टी भी यानी भारतीय जनता पार्टी भी पक्षकार बनेगी आगे आने वाले वक्त में? ठीक वैसे ही आंदोलन खड़ा किया जाएगा जैसा 80 के दशक के अंत में, 90 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर को लेकर के खड़ा किया गया था? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था। हाँ। वह संतों का आंदोलन था, श्री राम जन्मभूमि न्यास का आंदोलन था। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उसका समर्थन करने का कार्य किया था, और मंदिर निर्माण भी राम जन्मभूमि न्यास करेगी। जहां तक अन्य मंदिरों की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी ना वहां पर कोई विषय आया, ना भाजपा ने अपना कोई व्यू व्यक्त किया है। परंतु इतना भी जरूर है कि वो समाज तय करता है कि कब क्या होगा। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आप ये बताइए, यदि पुरानी बातों को हम सब भूलना चाहें तो भूल कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। परंतु यह नहीं हो सकता कि आप पुराने जमाने में मध्यकाल में हुए अत्याचारों को अपनी थाथी मानकर सीने से भी लगाए रखेंगे, अपमान के प्रतीकों को, फिर कहेंगे कि आज सामंजस्य हो जाए। जैसे आज के जर्मनी में कोई ये कहे कि हिटलर, रुडोल्फ हेस, हरमन गोरिंग वगैरह हमारे आदर्श हैं, या एडोल्फ आइकमैन जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया वो हमारे आदर्श हैं, और फिर उसके बाद भी हम क्या बात करेंगे कि नहीं, हमारा बड़ा अच्छा सामंजस्य रहना चाहिए। आज जर्मनी में कोई नहीं बोलता। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन अतीत की चीजों को यदि समाज स्वयं से निर्णय लेकर कोई ऐसा कार्य करे तो बेहतर रहेगा। और मैं फिर कहता हूं, भाई, इसी देश में लोग औरंगजेब को बहुत याद करते हैं। जब हम लोगों ने एक बार उसकी मार्ग बदलने का प्रयास किया तो लोग आ गए थे छाती ठोकते हुए कि नहीं नहीं, हम नहीं बदलने देंगे। क्यों दारा चिको को नहीं याद करते भाई, जिसने किताब लिखी थी मंजुमल बहरीन फारसी में, जिसका अर्थ था 2 समुद्रों का मिलन, जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और नाम रखा सिर्रे अकबर यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। तो हकीकत सिर्फ ये है राशिद जी कि ये लोग कहते तो गंगा जमनी तहजीब है, मगर आपस में लड़ाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे आजकल जाड़े का मौसम चल रहा है ना,
तो हर कंपनी दावा करती मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश को देखिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे ही मुस्लिम वोटों के लिए सब में जवाबी कव्वाली चल रही है, मेरा वाला ज्यादा असली है, मेरा वाला ज्यादा असली। ये करके देश का भी नुकसान कर रहे हैं और मुस्लिम समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि देश को एक ऐसा च्यवनप्राश मिलेगा जो कि तटस्थ होगा, एक ऐसा च्यवनप्राश मिलेगा जो कि सेहतमंद होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नए साल के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और बड़ी बात यह है कि आपने मेरा कोई भी सवाल डक नहीं किया, हर एक सवाल का आपने सामना किया, बहुत ही बेबाकी के साथ में, बहुत ही ईमानदारी के साथ में, बहुत ही तथ्यों के साथ में आपने जवाब दिया। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु त्रिवेदी थे जिन्होंने एनआरसी से लेकर के सीए तक, लव जिहाद से लेकर के बाकी जितने भी देश के मुद्दे हैं, चाहे कृषि कानून, हर एक मुद्दे पर सीधा जवाब दिया है।